श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार आज एचटेट दिसंबर 2025 के लिए यमक अलंकार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व की जो श्रृंखलाएं व्याकरण की चल रही है वो वीडियो आपने देखी होंगी। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज है यमक अलंकार। यमक अलंकार वैसे साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों में है, परंतु एचटेट में सवाल साहित्य दर्पण से पूछे जाते हैं कई बार। तो हम साहित्य दर्पण के अनुसार देखते हैं। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, केवल आचार्य मम्मट हैं वो अलंकारों का जो भेद है यमक का वो ज्यादा मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आचार्य विश्वनाथ मानते हैं लक्षण, उस लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तैनैव वावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थात कह रहे हैं अर्थे सति, अर्थ होने पर कैसा, पृथक अर्थायाः, पृथक अर्थ होने पर, ठीक है, पृथक अर्थ होने पर किस किन किन का, स्वर व्यंजन सहते, और स्वरों और व्यंजनों का समूह होने पर, स्वरों और व्यंजनों के समूह होने पर और पृथक अर्थ होने पर, अर्थे सति, अर्थ हो उनका कुछ। तो वो कह रहे हैं क्रमेण तेन एव, क्रमेण क्रम से उन्हीं की ही आवृत्ति ही, जो आवृत्ति होगी, क्रम से जो उनकी आवृत्ति होगी, क्रम से ऐसे वर्णों की आवृत्ति होगी, उसे कह रहे हैं यमकम विनिगद्यते, उसे यमक कहते हैं। ठीक है, उसको यमक की श्रेणी में रखा जाता है, उसे यमक अलंकार माना जाता है। एक बार फिर देख ले हैं, करें स्वर व्यंजन सहते और पृथक अर्थाय, यानी स्वर और व्यंजन का जो समूह है उस वो कैसा हो, पृथक अर्थ वाला हो, और अर्थे सती, उनका भिन्न अर्थ हो या उनका अर्थ हो कुछ, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ हो, ठीक है, वो स्वर और व्यंजनों का समूह हो, उसकी कैसे आवृत्ति हो, क्रमेण तेन, तेन मतलब उसकी क्रम से क्या हो, आवृत्ति हो, वो यमकम विनिगद्यते, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो नीचे मैंने लिखा भी है, भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर और व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने को क्या कहते हैं, यमक कहते हैं। आप इनको, इस लक्षण को बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे ऐसे, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। कई बार इसको सीधा ही पूछ लेते हैं कि इसको पूर्ण करो, तो एक बार ऐसे भी सवाल पूछा हुआ है, क्रमेण तैनैव वावृत्तिर डैश डैश विनिगद्यते, ऐसे भी आया एक बार सवाल। और कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, सत्यर्थे डैश 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 स्वर व्यंजन सहते, ऐसे भी कई बार पूछ लेते हैं। तो किसी प्रकार से यदि सवाल पूछेंगे आप कर लीजिएगा, तो इनको, इस लक्षण को आप याद कर लें। तो इसका एक उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या है, नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तं लोकयत् स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। तो शिशुपाल वध के छठे सर्ग का दूसरा श्लोक है ये, दूसरा है ये, 21वां है, ऐसा है कुछ। तो कह रहे हैं नव पलाश पलाश वनम पूरा। तो यहाँ पर कैसे हुआ, तो हमें ये जो यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार है, इसलिए हमें इसके अर्थ की ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो भिन्न भिन्न अर्थ हो तो ऐसे यमक होता है। तो
ज्यादा अर्थ की जरूरत नहीं है, वैसे हम पकड़ सकते हैं। जैसे देखो, पलाश और पलाश तो दो बार आया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यमक कहेंगे। एक यहाँ पे पराग और पराग आया, और दूसरी लाइन में क्या आया, लतांत लतांत आया, और अंत में सुरभिम सुरभिम आया। तो इससे क्या हुआ, इससे यमक अलंकार हुआ। कैसे, तो इनके अर्थ देखते हैं एक बार हम। तो पलाश का मतलब क्या है, इस उदाहरण, इस लक्षण में कहा था कि क्रम से उनकी आवृत्ति होनी चाहिए और पृथक उनका अर्थ होना चाहिए, स्वर व्यंजन का समूह होना चाहिए। तो देख लो, ये स्वर व्यंजनों का समूह भी है, ठीक है, पलाश में स्वर भी और व्यंजन भी है, और आवृत्ति भी हो रही है और क्रम से भी हो रही है, ठीक है। इसीलिए तो कह रहे हैं नव पलाश, जो नए पलाश के क्या है, नए पलाश के क्या है, पत्ते हैं, पत्र हैं, ठीक है। पहले पलाश का मतलब क्या हुआ, पत्ते। दूसरे पलाश का मतलब क्या हुआ, पलाश का वृक्ष। तो वृक्ष और पत्ते दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए उनका क्या हुआ, इनका अर्थ अलग अलग हुआ, ठीक है। तो नए नए पलाश के पत्ते और पलाश का वन, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं कहते हैं कि पत्तों का वन, पत्तों का वन नहीं कहते हैं, वृक्षों का वन। तो पलाश का वन पूरा मतलब सामने। और फिर कह रहे हैं नए नए पलाश के पत्तों से पलाश के वृक्षों का जो वन है, और स्फुट पराग। स्फुट पराग मतलब, पराग क्या होता है, जो पत्तों से और पुष्पों से जो निकलता है ना पराग, ठीक है, उसको कहते हैं पराग। और परागत, और वो परागत हो रहा है, वो निकल रहा है पराग, स्फुट पराग, यानी पराग है वो, यानी रस उनके अंदर भर गया है स्पष्ट। और फिर कह रहे हैं दूसरे पराग का मतलब हुआ परागत पंकजम, यानी पराग से, पराग से क्या हो, परागत ये होता है यानी व्याप्त। किससे व्याप्त है वो, उस रस से व्याप्त है, क्या, पंकजम, कमल। कमल उस रस से व्याप्त है, और स्पष्ट उनमें क्या हो रहा है, पराग भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं मृदु कोमल लतांतम, लतांतम, लतांत मतलब जो लता का अंतिम भाग है, होता है लतांत, यानी अग्रभाग मानो, यानी कोई भी पत्ता होता है, पत्ते का अंतिम भाग होता है लतांत। और उसी लतांतम अलोकयत, उसी लतांत को देखते हुए, और सुरभिम सुरभिम, सुरभि क्या होती है, सुगंध। और दूसरा है यहाँ पर, ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो इसलिए सुमनो भरई, ऐसे सुमन मतलब पुष्पों से भरई भरा हुआ है वो वन, ठीक है। जहां पर ये श्री कृष्ण जी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में रुकते हैं ना, तो वहां का ये वर्णन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखो, नूतन पलाश, पलाश पर्णों वाले, पलाश अर्थात ढाक के वन से मुक्त, युक्त, ठीक है, युक्त। प्रभूत पराग चूर्ण से, परागत मतलब व्याप्त, पराग चूर्ण मतलब पराग मतलब जो रस होता है, और परागत मतलब जो व्याप्त है, ऐसे कमलों वाले। और मृदुल कोमल तथा लतांत यानी कलांत, यानी थोड़े हिलते हुए। और लतांतम अलोकयत, उस लतांत यानी उसके अग्रिम भाग को वाले, और कुसुम समूह से सुरभित वन को, ठीक है, समक्ष देखा, यानी श्री कृष्ण ने रेवतक पर्वत पर ऐसा देखा, ठीक है। तो रेवतक पर्वत का वर्णन छठे सर्ग में आता है शिशुपाल वध के, वहां का ये श्लोक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो स्पष्टीकरण है, पलाश पलाश तथा सुरभि सुरभिम दोनों ही सार्थक शब्दों के भिन्न है। अर्थ क्या है इनके, भिन्न है, और सार्थक शब्द हैं दोनों के, ठीक है। इसी प्रकार पलाश पत्र तथा पलाश वृक्ष विशेष, और सुरभि सुगंधित, और सुरभि वसंत ऋतु, ठीक है। तो इस प्रकार इन शब्दों के क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ हैं। और जो दो बाकी शब्द बच गए वो निरर्थक हैं, उनका विशेष अर्थ नहीं है, ठीक है। इन दो सार्थक हुए, और दो क्या हुए, निरर्थक हुए। तो इस प्रकार से जो यमक अलंकार है वो क्या हुआ, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन की समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने को यमक कहते हैं।
ठीक है। और अर्थ लक्षण याद कर लें, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तैनैव वावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते, ये साहित्य दर्पण में है। और नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांतुलतांतमलोकयत् शसुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। इस उदाहरण को याद कर लें, द्रुत विलंबित इसमें छंद है। ठीक है। तो साहित्य दर्पण के अनुसार इसका एक ही भेद है। थोड़ा काव्य प्रकाश के अनुसार थोड़ा दिखा दे तो आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, कहते हैं अर्थ सती अर्थ भिन्ना नाम, अर्थ हो और अर्थ भिन्न हो। वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, वर्णों की वहां पर पुनः श्रुति यानी दोबारा से सुने। यमकम वो यमक होता है, पाद पादतः और क्या है, पादतः और तद भाग वृत्ति यानी पाद का भाग। ठीक है। तदादि अनेकताम, इस प्रकार से वो अनेक प्रकार का है, ऐसा कौन कहते हैं, मम्मट कहते हैं। और ज्यादा इसके वेदों का वर्णन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ही मुख्य वेद हैं। तो मुख्य वेद इन्होंने बताए यमक के दो वेद, पाद वृत्ति और पादांश वृत्ति। पाद और तद भाग, पाद मतलब एक चरण और तद भाग मतलब उस चरण का भी एक भाग। ठीक है, ये दो प्रकार का हुआ। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने यमक के प्रथम दो भेद किए और पाद वृत्ति यमक तथा पाद भाग वृत्ति यमक, और इस प्रकार इनको और आगे 11 प्रकार से बताया। ठीक है। तो ऐसे आचार्य मम्मट के अनुसार हम लक्षण को याद रख सकते हैं। ठीक है। यूजीसी में सवाल यम मम्मट से भी पूछे जाते हैं, और दोनों आप याद कर लें, लक्षण अवश्य याद हो। ठीक है। और मुख्य भेद है इसके दो है, पाद वृत्ति और पादांश वृत्ति। ठीक है। तो ये दोनों से ही पूछते हैं ज्यादातर, और हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। यमक अलंकार के बाद अगला अलंकार। और आप सबको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आशा है कि आपको हमारे ये विषय समझ आ रहे होंगे, और आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। आप सबका धन्यवाद। मैं विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।